फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत। गौरांग सर, कोई स्टॉक भी आप रेकमेंड करना चाहेंगे क्या? माफ कीजिएगा, मुझे आवाज नहीं आई थी डिप्पी भाई की। ये मैं छोटी अवधि के लिए बात नहीं करता, अभिषेक आपको भी पता है। तो सरकारी कंपनी पर मैं ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और वहां पर एक कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, मेरे ख्याल से 260 280 के बीच में गिरावट का मौका चला था। मैं मुसाफरी भी कर रहा था तो मुझे ठीक से ध्यान नहीं है क्या दाम पर बंद हुआ था, लेकिन 260 280 के आसपास ही मेरे ख्याल से इसका दाम होना चाहिए। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी, सरकारी कंपनी, भिन्न विभिन्न कारोबार में फैली हुई ये कंपनी है। 380 के लक्ष्यांक हम निर्धारित करिए। ये हाइड्रोकार्बन से लेकर के कॉम्प्लेक्स टर्नकी प्रोजेक्ट, वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट, डिसैलिनाइजेशन का भी थोड़ा बहुत हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए जो ढांचा चाहिए वो ये कंपनी सहायता देती है, वो ढांचा खड़ा करने के लिए। मेरे ख्याल से 260-80 के आसपास बहुत ही व्याजबी दाम है। और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो मैंने जैसे बताया 380 के लक्ष्यांक है। ईआईएल के लिए 380 रुपए का भाव है और इंफ्रा स्टोरी से जुड़ी हुई है। अब अगर आप ऑयल एंड गैस के भी इंफ्रा से अगर इसको जोड़ के देखेंगे तो एक बढ़िया आपको शेयर गौरांग सर ने बताया है। बजट से ज़्यादा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, मतलब ये तो वैसे भी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अच्छा, एक शेयर गौरांग सर मतलब डिस्कशन से बिल्कुल बाहर ही हो गया था, फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पीसी ज्वेलर, पहले उन्होंने पीएनबी के साथ वन टाइम सेटलमेंट किया, उसके बाद अब खबर आ रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक मुश्त सेटलमेंट को तैयार हो गया है। 70 रुपए के आसपास शेयर का भाव हो गया है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि किस तरह के आरोप लगे थे वक्रांगी को लेकर और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज निकल कर आए थे, तमाम आरोप रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं अब बिजनेस वो अपनी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। क्या पीसी ज्वेलर आप भी इसको ट्रैक करना फिर से शुरू किया आपने? जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं आपको लग रहा है कि पॉजिटिव है वो? तो अनिल अंबानी ग्रुप की भी आ रही है कि भाई जो बकाया था बैलेंस शीट पर वो शुरू कर दिया है। लेकिन अभिषेक, मैं एक बुनियादी तर्क विशेषज्ञ हूं और मेरे लिए अनिवार्य होगा ये सब बातें जो है वो आंकड़ों में तब्दील हो। और आंकड़े तब मुझे दिखाई देंगे जब इनके नतीजे धीरे धीरे करके सुधरे और जो बैलेंस शीट पर बकाया है वो कम हो। बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है अभिषेक, लेकिन जब वास्तविकता सामने आकर के खड़ी हो जाती है ना, अगर आंकड़े नहीं दिखते हैं तो मुंह पर तमाचा लग जाता है। तो खाली बातें सुन करके मत कीजिए, आंकड़ों को देख करके कीजिए। मैं फिलहाल इस कंपनी में कोई कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर आपको जेम्स एंड ज्वेलरी ही खरीदना है, आप सोने के दुकान में जाते हैं, अगर आपको सोना खरीदना है तो आप अच्छी खासी क्रेडिबल दुकान में जाएंगे ना, आपको ये राह चलते दुकान में तो जाएंगे नहीं। तो टाइटन कंपनी एक बेहतर कंपनी है, मेरे ख्याल से 3200, पता नहीं कितना, 3200 के आसपास का दाम होगा शायद। तो ये एक बेहतर विकल्प है मेरे ख्याल से। ज्वेलर्स के बदले टाइटन पे आप नजर रख सकते हैं। जो ओवर द वीकेंड आया और काफी चर्चा भी हुई वो था येस बैंक। मुनाफे में काफी एक अच्छा जंप देखने को मिला और कई सारे लोग अब इसको लेकर ये भी मान रहे हैं कि क्या पता अब ये जो टर्न अराउंड स्टोरी है वो प्ले करे येस बैंक में। आपने नतीजे एनालाइज किए, कैसे दिख रहे हैं आपको और यहाँ पे कोई टिप्पणी? सृष्टि, देखिए, मैं दो बात बिल्कुल कहूंगा। पहले तो कवरेज हमारी बिकवाली की थी और हमारे नीचे की तरफ के लक्ष्यांक आने के बाद हमने उस कवरेज को निकाल दिया था। फिलहाल अगर आप हमें पूछे तो कवरेज में नहीं है। हाँ, लेकिन क्या हम इस पर नजर रख के बने बने हैं? तो हाँ, नजर बिल्कुल है, लेकिन कोई कवरेज है नहीं। दूसरी बात, क्या नतीजों में सुधार हो रहा है? तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आंकड़ों में दिख रहा है कि सुधार हो रहा है। तीसरी बात सृष्टि ये भी है कि ऐसी बातें बाजार में हवा उड़ जाती है कि भाई कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या कोई फॉरेन या फिर कोई लोकल बड़ी बैंक इसको टेक ओवर करना चाहती है। अभी मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले ऐसी खबर आई थी और फिर उस खबर का खंडन किया गया था। तो हाँ, सुधार हो रहा है, लेकिन कवरेज बुनियादी तर्क के आधार पर निकालने के लिए थोड़ा समय लगेगा। क्या हमारी नजर है इसके ऊपर? हाँ, वो बिल्कुल है। सर, थोड़ा हेल्प कीजिए हमारी। देखिए, टेक्निकली तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से एक अच्छा बेस बना हुआ था और ये बेस अब वापस से टूट रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का ये शेयर में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए सर। ये बात सच है कि बजट है, ये बात सच है कि डिफेंस को बजट एलोकेशन अच्छा होता है, ये बात सच है ना कि कंपनी बहुत अच्छी चली हुई है। वही वैल्यूएशन चीजें चलना, कुछ तो जस्टिफाई करो। डिम्पी भाई, मैं आपके सवाल का इस तरीके से जवाब दूंगा। अगर आपको रुपयों की जरूरत है, अगर आपके अनुमान के हिसाब से जो शेयर में आपने निवेश किया है उसने अगर आपको रिटर्न दिया है, तो दोबारा सोच को गहरी नहीं चलनी चाहिए कि क्या मैं मुनाफा समेटूं या नहीं समेटूं। समेट लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, ठीक है, आपको 20-30% या 40% या उससे ज्यादा रिटर्न दिया है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेट लीजिए और बाकी का निवेशित रहिए। क्योंकि ये जो ग्रोथ स्टोरी है रक्षा क्षेत्र की, ऊर्जा क्षेत्र की,
निर्माण कार्य क्षेत्र की और भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियों की डिम्पी, ये आने वाले 3 से 5 साल तक ग्रोथ स्टोरी है और शायद उसके पश्चात ये ग्रोथ स्टोरी और लंबी हो जाएगी। जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है इनके पास, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं होता है कि आपको जल्दबाजी करके बेचना चाहिए। हाँ, लेकिन जोखिम कम है, अनुमान से हिसाब से मिल गया है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेटना चाहिए। और ऑफकोर्स जैसा मैंने बताया, अगर आपको रुपयों की जरूरत है तो दोबारा सोच आपको गहरी नहीं करनी चाहिए। उस शेयर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और ये इनकी जो प्राइस का एक्शन है वो ऐसा होने ही नहीं दे रहा कि हम चर्चा ना करें। वो है MTNL और दूसरा टाटा टेली। MTNL की बात करें, पिछले 7 दिन से लगातार तेजी है और 7 दिन में 77-78% ये शेयर चल गया है। 40 रुपए के आसपास से चलना शुरू किया और अब देखिए 75 रुपए का भाव है। गौरांग सर, आप जरा ये बताइए, सिर्फ उम्मीद के दम पे ये शेयर चल रहे हैं, चाहे MTNL हो या फिर टाटा टेली हो? और MTNL में तो ये खबर भी है कि ठीक है BSNL उनका ऑपरेशन संभाल लेगी, लेकिन बिजनेस में तो कोई चेंज नहीं होने वाला सर ना। आपको क्या लगता है कि ये जो अति उत्साह है इसके चक्कर में फंसना नहीं चाहिए और मान लीजिए जिन्होंने एंट्री किया है 40-50 रुपए के रेंज में, अब वो निकल ले तो बेहतर होगा? इतना बड़ा जोखिम क्यों लेना है आपको अभिषेक? और जब जैसे मैं बता रहा था आपको, आपने पीसी ज्वेलर के बारे में हमसे प्रश्न पूछा था, तो जब तक आंकड़ों में तब्दीली नहीं होती है अभिषेक, तब तक हम जैसे विशेषज्ञों बुनियादी तर्क पे देखते हैं, उनको तो विश्वास होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने सट्टा खेला है, जो कि है फिलहाल, क्योंकि मेरे पास MTNL का एक लैंडलाइन फोन था अभिषेक, मैंने, मेरे ख्याल से, मुझे ये भी याद नहीं है कि कितने सालों पहले मैंने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि वो फोन मरा हुआ ज्यादा पड़ता था, बचता कम था। और ये परिस्थिति मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता आपके घर में लैंडलाइन है या नहीं है, लेकिन मेरी जो मेरे निजी अनुभव जो है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इस परिस्थिति में आपको ये मतलब रॉबिनहुड बनने की क्या जरूरत है, मुझे ये समझ में नहीं आता। MTNL तो ये जो जवाब है ना, इसमें आपका उत्तर कहीं न कहीं छिपा है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहे हो MTNL में तो निश्चित तौर पर आप उसको समेट लीजिए। वैसे गौरांग से देखिए, सही में वो लैंडलाइन वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया। अब तो घर में वही लैंडलाइन होते हैं जो ब्रॉडबैंड के साथ जो बंडल्ड करके आते हैं, वही लोगों के पास पड़े होते हैं। तो MTNL को लेकर ये आपके लिए सलाह। लेकिन साइबर सिक्योरिटीज वाली जो कंपनी है ना, क्विक हिल टेक, देखिए आज हमारे एक्सपर्ट के रडार पर था, 5% के आसपास की तेजी। और इसके अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम थोड़ा सा कम सुना होगा, वो भी आपके सामने हम लेकर आएंगे, वो भी साइबर सिक्योरिटी से ही जुड़ी है वो कंपनी है, वहां पर भी तेजी हो रही थी, आपके लिए हम उसको लेकर आएंगे। लेकिन इस पर गौरांग सर आप ही व्यू दीजिए साइबर सिक्योरिटी को लेकर। देखिए जिस तरह से अभी माइक्रोसॉफ्ट वाला इशू हुआ, कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं, क्या बजट में कुछ उम्मीदें आपको भी लगती है कि इस पर कुछ आए और ये शेयर यहां से भी अच्छी चाल दिखाएंगे? मेरे ख्याल से साइबर सिक्योरिटी में कितना भी आप कर लेना अभिषेक भाई, वो हमेशा कम रहेगा, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके दिमाग में ऐसा कुछ भरा हुआ है कि कोई ना नया तोड़ उन लोग आपके सामने लेकर के आते हैं। तो ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है और मुझे तो लग रहा है कि साइबर सिक्योरिटीज, खास करके जो एक खतरा जो है या फिर डर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के अभिषेक, और मैंने हमेशा एक बात कही है, जब भी मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं AI को लेकर के, तो अभिषेक भाई मेरा ये मानना है, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सही ढंग से किया तो वो आशीर्वाद है, और अगर आपने उसको गलत रूप से इस्तेमाल किया तो वो ऐसा श्राप होगा कि जिसका पछतावा करने पर भी आपका, मेरे ख्याल से, दुख दूर नहीं होने वाला है। तो हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी बजट में इस पर ध्यान दें और कुछ प्रावधान या फिर कुछ नीतियां बनाएं। एक कंपनी जो हमारी नजर में है वो है जेंसार टेक्नोलॉजीज। लगती जुड़ती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल मात्र साइबर इश्यूज को लेकर के ये कंपनी काम करती है, भिन्न विभिन्न कारोबार है, उसमें से एक साइबर सिक्योरिटी है, जेंसार टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जेंसार टेक, इस पर आप नजर रखिएगा।